हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है आपने किताबें खरीद ली होंगी और पढ़ाई शुरू कर दी होगी। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 9 की साइंस की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, इसका हम चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बायोलॉजी से संबंधित है। हम जो बच्चों चैप्टर कवर करेंगे ये हमारी PT1 या फिर हाफ ईयरली एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इनको कवर करेंगे। एक चैप्टर बायोलॉजी, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री। तो इस तरीके से हम जो है सॉल्व करते चलेंगे ताकि आपको जो है पेपर में पूरी पूरी हेल्प मिल सके। और दूसरी बात यह है बच्चों कि हम जो है चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप सिर्फ जो की पॉइंट है उनको पढ़ते चलें और जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़नी है, उनको पढ़ते चलेंगे ताकि हमारी वीडियो छोटी भी रहे और जो बिल्कुल जरूरी बातें हैं टॉपिक में से रिलेटेड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो चैप्टर सेकंड है साइंस का, वो है सेल। सेल को बच्चों हिंदी में बोलते हैं कोशिका। कोशिका कोशिका के बारे में क्या होता है कि कोशिका या सेल ह्यूमन बॉडी में सबसे जो छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे शरीर में कोई जरूरी से जरूरी चीज है तो वो है सेल। यहाँ लिखा भी गया है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, की जो सेल है वो क्या है कि जीवन की सबसे पहली जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सेल। जैसे मान के चले कि हमने सपोज दैट कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसकी सबसे पहले नींव भरी जाती है और नींव भरी जाएगी तब उसके ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर खड़े कर पाएंगे। तो ऐसे ही जब किसी नए जो है बेबी को जन्म दिया जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो होती है कोशिका। तो आज हम इन सेल्स के बारे में पढ़ें कि सेल क्या है और इसके बाद कितने प्रकार की सेल होती हैं और आगे जो जो प्रोसीजर यहाँ इसमें दिया गया है उसको हम कवर करते चलेंगे। जैसा कि आप यहाँ देखिए पिक्चर देख पाएंगे, यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप दिया गया है और माइक्रोस्कोप से जो है हम उन चीजों को देख पाते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, खुली आंखों से नहीं देख पाते, उनको हम जो है माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये जो है एक लैब की पिक्चर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लैब है और यहाँ पर एक बच्चा आपकी तरह से ही चीजों को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहा है। यहाँ जो है कुछ चित्र दिखाए गए हैं, इनमें सेल है और इसके अलावा और भी बाकी चीजें यहाँ पर दिखाई गई जिनके बारे में हम वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं क्या दिया चैप्टर में जहां जहां जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम पढ़ते चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखा गया देखते हैं कि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंगस्ट द साइंटिस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। यहाँ ये बताया गया कि जो वैज्ञानिकों की जो कम्युनिटी है, साइंटिफिक जो कम्युनिटी है, उनके बीच में, अमंगस्ट मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो कम्युनिटी है साइंटिफिक लोगों की, उस टीम ने ये बिल्कुल बड़े लेवल पे एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि जो जीवन था, लाइफ थी, उसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है? पानी में हुआ है। ये बच्चों हमने लगभग क्लास 7 या फिर हमने 8 में जरूर पढ़ा है, क्योंकि सेल के बारे में 8 की जो साइंस की किताब है उसमें भी दिया गया है। तो ये हम सब जानते हैं कि जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो पानी में हुई थी। लेकिन आगे क्या लिखा है कि सम रिसर्चर्स बिलीव दैट, कि जो कुछ शोधकर्ता हैं, जो साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं, उनका ये मानना है कि पानी में तो हुई थी, लेकिन पानी में भी कहाँ हुई थी, कि दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन रादर देन इन ओशियंस। की जो रिसर्चर्स थे उनका मानना है कि जो जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी स्मॉल वाटर पूल्स में, और किसके साथ? चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, कि कुछ जैसे यहाँ ये बताना बताना चाह रहा है कि भाई शोधकर्ताओं का मानना ये है कि जो जीवन की शुरुआत हुई थी, लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो हुआ था भाई बड़े बड़े महासागरों में नहीं, बड़े बड़े ओशियंस में नहीं। कहाँ पर? कहाँ पर हुआ? कि छोटे छोटे स्मॉल पूल्स में। कहाँ पर हुआ? छोटे छोटे स्मॉल पूल्स में। किसके साथ साथ? चेंजिंग जो है एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन बदलती रही तो उसी के अनुसार जो है बदलने
बदलते एनवायरनमेंट वाले छोटे छोटे जो स्मॉल वाटर पूल्स थे उनमें जीवन की शुरुआत हुई। इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच एनवायरनमेंट्स। कि जो हॉट स्प्रिंग्स होती है, हॉट स्प्रिंग्स बच्चों एक्चुअल में हम बोलते हैं गर्म पानी की कुछ सोते होते हैं। कई जगह इनको सोते बोलते हैं, कई जगह पर इनको चश्मा बोलते हैं, गर्म पानी का चश्मा। यदि आप कभी हिमाचल गए हैं, बिल्कुल ऐसी जगह जो लद्दाख से टच करता इलाका है, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल, लद्दाख, या फिर आप हम कह सकते हैं कि लगभग कहीं उत्तराखंड में भी आपको गर्म पानी के चश्मे देखने को मिल जाए। बट यहाँ बात की गई है लद्दाख के बारे में, तो यहाँ आगे बताया भी गया है हॉट स्प्रिंग्स जो है गर्म पानी के जो ऐसी जगह हैं वे इसका बदलते हुए एनवायरनमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। और यहीं पर साइंटिस्ट का मानना था कि इन्हीं जगहों पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई थी। हॉट स्प्रिंग्स आर बेस्ट एग्जाम्पल ऐसे एनवायरनमेंट का। इन इंडिया यदि बात की जाए, द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। आगे ना बात यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस की थी कि जो पूगा वैली है उसके और कहाँ है पूगा वैली, लद्दाख में, वहां पर पाए जाने वाले जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो है बहुत हाई टेम्परेचर है। नियर बाई कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जितना बॉइलिंग पॉइंट का वाटर जिस लेवल पर बॉयल होता है उतने ही टेम्परेचर पर जो हॉट स्प्रिंग्स है पूगा वैली में पाए जाते हैं, वहां पर भी जो हॉट स्प्रिंग्स है उनका टेम्परेचर भी सेम है इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। देखिए क्यों कहा है यहाँ पर कि क्लाइमेट जो है लद्दाख का है वेरी कोल्ड, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है। लेकिन इतने कोल्ड टेम्परेचर में भी, मतलब क्लाइमेट में भी, यहाँ के हॉट स्प्रिंग से गर्म पानी निकलता रहता है। These environmental conditions seems to be similar। अब यहाँ ये बताया गया है कि जबकि वहां की जलवायु ठंडी है, वैसे तो क्या है कि ये जो स्थितियां है ना इस तरीके की, दीज कंडीशंस सीम्स टू बी सिमिलर। किससे सिमिलर है, दोज ऑन अर्ली अर्थ, जब अर्थ की जो शुरुआत हुई थी, अर्ली स्टेज की जो अर्थ थी, लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, जो अर्थ की जो आज से लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो की जो अर्थ थी उस समय जो धरती रही होगी, ठीक है, तो ये स्थितियां वैसे ही हैं। आज की जो स्थिति है वो स्थिति भी वैसे ही है जैसी लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले रही होंगी जो स्थिति, वैसी स्थिति आज भी लद्दाख में देखने को मिलती है थ्रू द हॉट स्प्रिंग्स। अब बात करते हैं कि इन जो हॉट स्प्रिंग्स है इनमें जो क्या ऑर्गेनिज्म था, जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है बच्चों जीव, द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग, जो ऑर्गेनिज्म इन हॉट स्प्रिंग्स में पाए गए आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया। जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाए गए, जो बैक्टीरिया जो पाए गए यहाँ पर, वो कैसे बैक्टीरिया थे, हीट लविंग बैक्टीरिया थे, क्योंकि यहाँ रहने वाले बैक्टीरिया को ज्यादा गर्मी या गर्म जो टेम्परेचर था वो पसंद था, इसलिए जो है वो यहाँ पर पनपने लगे। और इस तरीके के जो हीट लविंग बैक्टीरिया जो यहाँ हॉट स्प्रिंग्स में पाए गए उनको कहा गया थर्मोफाइल्स। क्या कहा गया उनको, थर्मोफाइल्स। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो है एक हॉट स्प्रिंग दिखाया गया है पूगा वैली का ही, तो ये है हॉट स्प्रिंग। आप देखेंगे इसमें से कुछ कुछ भाप सी निकल रही है, तो ये भाप जो है बच्चों इस पानी की है, क्योंकि ये पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर जो है बॉयल हो रहा है और भाप निकल रही है। तो देखो ठंडी मौसम है, कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी इन हॉट स्प्रिंग से पानी निकल रहा है। और यहाँ जो बैक्टीरिया पाए गए उनको कहा गया थर्मोफाइल्स। क्यों कहा गया, क्योंकि इन बैक्टीरियाज को मोस्टली जो है ये बैक्टीरिया हीट लविंग बैक्टीरिया थे। और ये जो बैक्टीरिया थे इनको कहा गया यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को बच्चों हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय, जिनमें सिंगल सेल होती है उसको कहते हैं बच्चों एक कोशिकीय। हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको दोनों तरीके से पता चलता रहे यूनिसेलुलर क्या होता है। जिनमें सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल होती है वो होते हैं जो है यूनिसेलुलर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये जो है ये सिंगल सेल है बच्चों, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया की सेल ली गई है, ये यूनिसेलुलर है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया में जो बैक्टीरिया पाए गए उनको थर्मोफाइल्स कहा गया, और ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। अब बात करते हैं क्या सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिंगल सेल होती है, देखते हैं, पता करते हैं आगे चल के। साइंटिस्ट
फ्रॉम द बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। पैलियो साइंस बोलते हैं बच्चों पुरा विज्ञान। पुरा विज्ञान क्या होता है सर? देखिए जो साइंस से रिलेटेड जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत पुरानी पुरानी चीजों की रिसर्च करते हैं, बहुत पुरानी, जब से अर्थ ने एग्जिस्ट किया होगा या फिर समय के अनुसार, बदलते मौसम के अनुसार जो पीरियड रहे होंगे अर्थ के, जो उनका रिसर्च करते हैं और उस समय पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म थे उनका रिसर्च करते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों पैलियो साइंस। ठीक है, पूरा विज्ञान। तो जो बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस था, वहां के साइंटिस्ट, कहाँ है ये? लखनऊ में। उन्होंने स्टडी किया कि दीज हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। उन्होंने वहां पर रिसर्च किया, स्टडी किया और पाया कि जो हॉट स्प्रिंग थे, इनके चारों तरफ क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो है एक लेयर सी बनती जा रही है इनके चारों तरफ। इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेजी से जमा हो रहा है। आगे है दीज डिपॉजिट्स, ये जो डिपॉजिट्स थे, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये हॉट स्प्रिंग्स है, इसके चारों तरफ जो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो जमा हुआ है, ये क्या है कि मे हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। इस जमाव ने, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपॉजिट हुआ, इससे क्या हुआ, इस जमाव ने क्या किया, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे उनको बचाया, किससे? बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन से, हानिकारक रेडिएशन से बचाया। और एक्सट्रीम कंडीशंस, और जो लद्दाख में जो एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है कोल्ड क्लाइमेट की, उससे भी जो हम बात कर रहे थे थर्मोफाइल की, ये बच गए ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। अब इन्हीं जो कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, इन्हीं ने ही जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनी, ठीक है, जो लिखा है दे मे हैव आल्सो हेल्प, इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट ने हेल्प की, किसकी? बनाने में। क्या बनाने में? इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो बनाने में जो है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट ने मदद की होगी। द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, और यही वह दीवार है जिसे हम एक सेल कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया हॉट स्प्रिंग्स में, और उसी ने क्या किया कि जो हॉट स्प्रिंग्स के चारों तरफ जमता गया, वहां पर जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनको इसने बचाया हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन से। साथ ही साथ इसी कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट हुए, उसने क्या किया, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना दी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ, जिसे हमने सेल कहा है। अब यहां तक हम समझ गए कि व्हाट इज सेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सेल क्या फंक्शनिंग करती है हमारी बॉडी में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखिए, चाहे हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, चाहे हम बात करें ह्यूमन बीइंग, या फिर हम बात करें हमारे आसपास बर्ड्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, ये सब जो है बच्चों, ये बने हैं सब किससे? सभी बने हैं सेल्स से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। अब ये जो सेल होती है बच्चों, ये लाइफ की बेसिक यूनिट है, जहां मतलब लाइफ को स्टार्ट करने की सबसे जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। यहां पर यही बताया गया। Some organisms such as bacteria or yeast consist only one cell, that is unicellular। तो जो आपने देखा होगा बच्चों कि जिसे हम अपनी बिल्कुल नंगी आंखों से नहीं देख सकते, दैट आर बैक्टीरियाज, और यहाँ लिखा है यीस्ट। ठीक है, यीस्ट और बैक्टीरिया जो हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से, नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। तो ये क्वेश्चन हमने ध्यान रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऐसे आएगा कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर। तो आपने फिर उसको देखना क्या क्या ऑप्शन दिए गए। तो इसको ध्यान रखना आपने इस बात को कि जो कुछ है ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं हमारे आसपास, जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। उनमें बैक्टीरिया में एक ही सेल होती है, तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। वाइल अदर लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड और
ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। अब जो बात की गई है पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधे हो गए, मछलियां, पक्षी, एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग भी, हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल होती हैं। तो जिनमें ऐसी सेल होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो हमें पता चल गया कि सेल जो है टू टाइप्स की होती है। सेल के टाइप बता दिए गए हैं यहाँ पर, यूनिसेलुलर और जो है मल्टी सेलुलर। ये ध्यान रखना है, मल्टी सेलुलर में मिलियंस तक भी सेल होती है। सेल को बोलते हैं बच्चों कोशिका, हिंदी में कहते हैं कोशिका। अब सुनो, आगे चलते हैं। और क्या है कि जो कि मिलकर काम करती हैं, ये जो मिलियंस ऑफ सेल होती हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जो सेल होती हैं, ये मिलकर काम करती हैं। आगे, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। अब क्या होती है कि सेल भी जो है ना, अलग अलग सेल है, अलग अलग सेल है और अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। जो सेल का ग्रुप एक जैसा काम करता है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू। हिंदी में इसको उत्तक बोलते हैं बच्चों, हिंदी वाले भी ध्यान से सुनते रहेंगे, इंग्लिश वाले भी सुनते रहेंगे, कई जगह पर उत्तक भी मिल सकता है आपको। सेल कोशिका से उत्तक बनता है, टिश्यू बनती है। और ये कब होता है, जब एक ही टाइप की सिमिलर सेल होंगी जो सिमिलर काम करेंगी, उनसे बनता है टिश्यू। फिर है डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। और जब डिफरेंट डिफरेंट, अब हमारे शरीर में बच्चों ढेरों टिश्यूज हैं, ठीक है, और जब ये ढेरों टिश्यूज मिलकर काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट का ग्रुप, तो वो बनाती है ऑर्गन्स। और जब several organs work together to form organ system like respiratory system, respiratory system, ठीक है। तो हम बात करें, ठीक, तो देखिए यहां पर क्या बताया गया है। सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट है सेल, बेसिक यूनिट सेल, बेसिक यूनिट हो गई सेल। सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे, टिश्यू जब ऑर्गेनाइज की जाती हैं डिफरेंट टिश्यूज को, तो वो बनाती हैं ऑर्गन, ऑर्गन। और ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम। एग्जांपल हमने दे दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्रम है, सबसे छोटी जो यूनिट है वो है सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, इसमें पहले सेल है, उसके बाद जो है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन, ऑर्गन में उसके बाद, ऑर्गन में हम कह सकते हैं जैसे लंग है हमारे, लंग्स, ठीक है। लंग्स किसका काम करते हैं, जो है सांस लेने का काम करते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बच्चों जो है श्वसन तंत्र बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक जो है लाइफ जब ओरिजिनेट होती है तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है सेल्स की। सेल्स के बाद टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। सच एज, जैसे अब ऑर्गन सिस्टम के नाम दिए गए यहाँ पर, सच एज जैसे नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फ्रॉम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, और ये जो नेजल पोर, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, ये क्या है, हमारे ऑर्गन है। अब आगे चलते हैं। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, organs and organ system, the cell remains in the fundamental unit of structure and function in all living organism। ये तो बात हमने ऊपर कर ही ली है कि जो इन पूरे जो क्रम दिया गया यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो पूरी सीरीज दी गई है यहाँ पर, इसमें सेल जो है क्या है, सेल फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का नाम बच्चों पहले था ही ये, जब किताब चेंज नहीं हुई थी तो ऐसे लिखते थे इसको, सेल द फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, यूनिट ऑफ लाइफ, ये लिखते थे इसको, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है। तो जो सेल है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करती है। दिस मेक अस वंडर, अब ये इतनी बड़ी बात है कि जो हमें हैरान कर देती है कि हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज, कि इतनी मिलियंस ऑफ जो है सेल्स है हमारे बॉडी में, और वो किस तरीके से अलग अलग काम करती है,
व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, और अब हम पढ़ेंगे कि सेल के डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं। आपने क्लास 8 में कुछ कुछ पढ़ा भी होगा, कि आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोए, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम इसी लेसन में भी डीपली पढ़ेंगे। हाउ डू सेल्स इन योर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक सेल किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रहते दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है। डू सेल्स लिव फॉरएवर, अब क्वेश्चन ये है कि क्या सेल जो है सदा जिंदा ही रहती हैं और ये क्या मर भी जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दीज क्वेश्चन एज वी एंटर इन द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें मिलेंगे कि क्या सेल सदा जिंदा रहती हैं, क्या कुछ मरती भी हैं, यदि कोई सेल खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसकी जगह क्या कोई नई सेल बनती है। ये सब हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे। अब जो है सेल को बच्चों देखना, हम देखो हमारी बॉडी में जो हमें बाहर दिखता है, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें, कान, बाल, ये तो हमें दिख जाते हैं। क्या हम सेल को देख सकते हैं थ्रू नेक्ड आइज? तो हम कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं। आप जो है आपने देखा होगा कि आप ऑर्गन सिस्टम देख सकते हैं, लंग्स आप फील कर सकते हैं। आप अपनी चेस्ट पर जब हाथ रखेंगे, आप सांस लेंगे तो आपके लंग्स जो है फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो इसको आप फील कर सकते हैं। बट सेल को आप नहीं देख सकते, उसके लिए आप जो है एक माइक्रोस्कोप की मदद पड़ चाहिए हमें। चलिए वो भी देखते हैं, अभी हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है। हाउ टू स्टडी सेल, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ लिखा कि यदि हम ह्यूमन आई से किन्हीं दो क्लोज ऑब्जेक्ट को दूर से और पास से देखेंगे तो उस एबिलिटी को क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बच्चों, ये दिया गया है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या कहा गया है उसे? जब हम दूर से और पास से देख पाते हैं चीजों को तो वो चीज कहलाती है कि भाई हम कहेंगे कि वो किसी व्यक्ति की आंखों की क्या है, रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। ये कितनी होती है, क्या होती है, उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा है कि इमेजिन, कि आप कल्पना कीजिए कि आपने कोई एक पेपर ऑफ पीस पे दो डॉट लगाए, सपोज दैट ये डॉट है, एक ये है, एक ये, दो डॉट लग गए। एज द डॉट आर मूव्ड क्लोजर दे कम्स टू अ पॉइंट विच दे कैन नो लॉन्गर टू बी सीन एज सेपरेट। अब क्या होता है कि मानकर चलता है कि हमने ड्रॉ की और धीरे 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 ये डॉट जो है एक जगह पर आ जाएं और मिल जाएं, और दोनों में से हमें पता ही नहीं चला कि कौन सी जो है सेपरेट कर, कौन सी पहले वाली थी या कौन सी दूसरे वाली थी, पता ही नहीं चले। When viewed from about 25 centimeter, 2 points separated by about 0.1 mm can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. This is called the limit of resolution. जब क्या होता है, जब दो पॉइंट है उनको हम आपस में बिल्कुल एक जगह मिला दें और दोनों में से दिखे ही नहीं पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो उसको हम कहेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, जो कि कितनी है 0.1 mm। ठीक है, ह्यूमन आई की कितनी कैपेसिटी है चीजों को देखने की, दैट इज 0.1 mm, मिलीमीटर। अब है सेल की कितनी होती है, कितना छोटा होता है सेल। अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आईज। यहाँ बताया गया कि सेल इतनी छोटी होती है कि हम उसे अनएडेड आईज देख नहीं पाएंगे। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ have cell biologists studied the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of human eyes। तो यहाँ ये कहा है कि जब सेल है ही इतनी छोटी, तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, सेल बायोलॉजिस्ट, वो सेल के स्ट्रक्चर को और सेल के फंक्शन को कैसे समझते हैं, कैसे स्टडी करते हैं? वो तो बहुत छोटी होती है, दैट आर मच स्मॉलर, उनको तो हम नैक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। तो फिर जो बायोलॉजिस्ट है, सेल बायोलॉजिस्ट, वो कैसे पहचानते हैं, कैसे उनके फंक्शनिंग को वर्क करते हुए देखते हैं? तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये एक पिक्चर दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन सी चीजों को हम देख सकते हैं और कौन सी चीजों को नहीं देख सकते हैं। अनएडिड आइज से कौन सी चीजें नहीं देख सकते और एडिड आइज से देख सकते हैं। एडिड मतलब होता है कि सिंपल कहें तो हम भाई खुली आंखों से देख सकते हैं और जो है खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे हमें हमारे हाथों पर अक्सर जो है बच्चों बैक्टीरिया लगे रहते हैं, मिट्टी में खेलते खेलते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब धूल मिट्टी से हमारे हाथों पर बैक्टीरिया आ गए, दिखेंगे ही नहीं क्योंकि बहुत छोटे हैं वो, जो है टू स्मॉल। लेकिन जो है जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट
कॉन्वेक्स लेंस। आपने जो है क्लास 8 में चैप्टर 10 में पढ़ा भी था कॉन्वेक्स लेंस। और तो एक कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज an object lens and an eyepiece are used for the magnification of an object to make it appear larger। अब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। या फिर कई बार क्या करते हैं, जो कॉम्बिनेशन भी जो है बनाते हैं लेंसेज का। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब छोटी छोटी चीजों को, बिल्कुल बारीक चीजों को बड़ा करके देखना होता है, तो वहां पर जो है हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं लेंसेज का। कौन से लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये है इंपॉर्टेंट, ये आपको 1 नंबर में मिलेगा क्वेश्चन मिलेगा वीएसए में, वेरी शॉर्ट आंसर में। क्या रॉबर्ट हुक was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope। और कैपेसिटी कितनी थी, अबाउट 200 to 300x magnification while examining a thin slice of कॉर्क। कॉर्क क्या बच्चों, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये कॉर्क है, और ये जो दूसरी पिक्चर देख पा रहे हैं ये है हमारे रॉबर्ट हुक जी। इन्होंने क्या किया था, अपने मैग्नीफाइड या फिर सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से पहली बार जो है सेल को देखा था। अब he observed small boxes like compartment and named them cells। इसने क्या देखा, जैसे आपके बच्चों जो टीचर का आपके स्कूल में, टीचर के लिए जो स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम में आपने देखा होगा कबर्ड बने होते हैं। ठीक है, कबर्ड में अलग अलग टीचर का एक कबर्ड है, ऐसे करके आप देखे होंगे। तो क्या है, उन कबर्ड में जो कंपार्टमेंट बने हैं उनमें अलग अलग टीचर अलग अलग सामान रखता है। तो जब जो रॉबर्ट हुक है उसने कॉर्क पर पहली बार जो ऐसे एग्जामिन किया, तो उसने देखा कि कॉर्क पर जो है अलग अलग जो है बॉक्स बने हुए थे, और उसने अलग अलग बॉक्स को सेल का नाम दिया। इन स्कूल लैबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अब क्या है, जो आपने देखा होगा बच्चों, आपकी स्कूल की जो लैब है, बायोलॉजी लैब या फिर केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, उसमें भी आपको एक माइक्रोस्कोप मिलेगा। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इस तरीके से बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया के अंदर भी सिंगल सेल या फिर मल्टी सेल देखनी है तो इसका यूज किया जाता है। अब हम यहाँ जो टेबल दी गई है, एक बार इसको देख लेते हैं कि जो हमारे यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं वो जो है, क्या हम उनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं, अनएडेड आइज से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बच्चों, वो बहुत एडवांस्ड होता है। एक तो होता है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप तो आपकी स्कूल लाइब्रेरी में मिल जाएगा, सॉरी स्कूल लैबोरेटरी में, लैब में मिल जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इसका बिल्कुल एडवांस वर्जन है, और इसका यूज कौन करते हैं, इसका यूज करते हैं बच्चों जो सेल बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। और इसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप से भी बहुत ज्यादा होती है, एक्सट्रीम रेजोल्यूशन होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम नैनोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए, उस लेवल की चीजें देख पाते हैं। ठीक है, एक जो है इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो है इससे हम क्या देख पाते हैं, जिनकी जो हम कह सकते हैं कि मोटाई 0.1 नैनोमीटर होती है, जैसे एटम्स तक देख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। जैसा यहाँ दिया गया है, ये टेबल बनाई गई है कहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और फिर लाइट माइक्रोस्कोप जैसे आपके स्कूल में होता है माइक्रोस्कोप। चलिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या देख सकते हैं, एटम्स या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनकी मोटाई जो है 1 नैनोमीटर से कम होती है। फिर क्या देख सकते हैं, प्रोटीन देख सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल जो भी है, लिपिड जो हमारे अंदर शरीर बॉडी में होता है वो देख सकते हैं।
और क्या देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, राइबोसोम्स, वायरस एंड स्मॉल साइज ऑफ बैक्टीरिया। अब जो है इसके आगे कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं ऊपर, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप से क्या नहीं देख सकते, राइबोसोम और वायरस ये नहीं देख पाएंगे हम, ना ही प्रोटीन और एटम्स। क्या क्या देख पाएंगे, इससे हम देख पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट थोड़े से जो स्मॉल जो साइज बैक्टीरिया है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिया गया, इनको देख सकते हैं, न्यूक्लियस देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, एनिमल्स की सेल देख सकते हैं, प्लांट्स की सेल देख सकते हैं, अमीबा देख सकते हैं, और जो है मछली के अंडे देख सकते हैं, फिश एग। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं एटम से लेकर सेल तक के जितनी भी चीजें आती हैं, न्यूक्लियस, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मॉल बैक्टीरिया, वायरस, इनको जो है देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब जो है अनएडेड आइज से हम क्या क्या देख सकते हैं, फिश एग देख सकते हैं, ठीक है, और चिकन एग देख सकते हैं, और क्या दिया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये बेसिकली राजस्थान में पाया जाता है बच्चों, और ह्यूमन हाइट, नीम ट्री, रॉकेट। अनएडेड मतलब हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं चीजों को, उनको बोलते हैं अनएडेड आइज। और जो है एडिड आइज में हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। लैब में जो यूज होता है दैट इज माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। ये क्या है बच्चों, लाइट माइक्रोस्कोप। और ये जो दिया गया नीचे, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये एक माइक्रोस्कोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, मिरर, स्टेज, ये लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, बॉडी ट्यूब, आई जहां से हमें देखना होता है। फिर यहाँ पर दिया गया, ये इसका हैंडल है, बेस है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, ये है नॉब जिसे जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो इसे एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए पढ़ते हैं। टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट, explore different parts of microscope in your school laboratory or use it to observe fine structure of various material। आप जो है, यदि आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है, बिल्कुल पाएगा, डेफिनेटली पाएगा, तो आप जो है अपने बायोलॉजी के या साइंस के टीचर के साथ एक माइक्रोस्कोप लीजिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट का आप जो है नाम लिखिए, आप इसकी पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाइए और नेम को लेबल कीजिए। और जो है कोई ऐसी चीज लीजिए जिसको आप यहाँ रख के, और जो है आपने उसको देखना है। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल बारीक से आप उन चीजों को देख पाएंगे किसके अंडर अंडर द माइक्रोस्कोप। चलिए ये आप खुद करेंगे, ये एक्टिविटी है। आप जो है साइज क्या करेंगे, चेक करेंगे किसका, सेल का। कोई भी चीज ले लीजिए आप, कोई भी टुकड़ा ले लीजिए यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का, और आपने उसकी सेल का साइज मेजर। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पक्का ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कोई भी चीज का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको हम किसकी हेल्प से देख पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप, scientists also use powerful electron microscope that reveal the fine detail of a cell structure. These instruments use a beam of electrons instead of light to produce high magnified image, allowing us to see cell structure। जो सेल बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अक्सर बच्चों इसी जो है माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सेल स्ट्रक्चर है उसकी बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैग्निफाइड इमेज, एकदम पिक्चर क्लियर दिखाई देगी, चाहे वह नैनोमीटर स्केल पर भी हो, एकदम क्लियर दिखाई देगी। नैनोमीटर इज द 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। जो 1 मीटर है उसकी 1 बिलियंथ जो है यूनिट होती है नैनोमीटर, इतना छोटा होता है। तो इसको तो देख ही नहीं पाएंगे, इसको देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है। तो चलिए अब आज हम बच्चों सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा सेल की टाइप कितने होते हैं, इसको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होता है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा कि पहले सेल आएगी, फिर टिश्यू, फिर जो है ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।